नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी हिंदी में। आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। रात का समय था, अगस्त की उमस भरी रात, लेकिन आसमान में काले बादलों का घेरा था। मैं, सुरेश और मेरा कंडक्टर दीपक राजस्थान से दिल्ली की ओर जा रही हमारी बस में सफर कर रहे थे। हमारे पीछे करीब 20 यात्री थे, सब अपने अपने ख्यालों में खोए। घड़ी रात के 11:47 बजा रही थी। सड़क सूनी पड़ी थी, चारों तरफ सन्नाटा। बस का इंजन और कभी कभी बारिश की बूंदों का शीशे पर पड़ना ही आवाज दे रहे थे। अचानक दूर कहीं बिजली चमकी। उसकी रोशनी में मैंने कुछ सेकंड के लिए सड़क के किनारे एक अजीब सा साया देखा, लंबा, दुबला, झुका हुआ। तूने देखा? मैंने धीमे से दीपक से पूछा। क्या? उसने खिड़की से झांकते हुए कहा, कुछ नहीं है, तू ड्राइव कर, जल्दी निकलते हैं यहां से। हम दोनों जानते थे कि यह इलाका बदनाम है। लोग कहते हैं कि कोहरा घाटी और उसके आसपास का जंगल रात में जिंदा नहीं, बल्कि कुछ औरों का इलाका होता है। करीब 15 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि बस अचानक झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद, लाइटें गुल, बारिश तेज हो गई थी और बिजली की कड़कड़ाहट आसमान फाड़ रही थी। क्या हुआ? पीछे से एक यात्री चिल्लाया। पता नहीं, इंजन ने जवाब दे दिया, मैंने कहा। हम दोनों उतरकर बोनट खोलते हैं, लेकिन अजीब बात, इंजन के सारे पार्ट्स बिल्कुल सही थे। कोई तार टूटा नहीं, कोई लीक नहीं, फिर भी कुछ गड़बड़ थी। दीपक ने मेरी ओर देखा। ये जगह सही नहीं है सुरेश, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हम जिस जगह फंसे थे वहां दोनों तरफ घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। उनके बीच से ठंडी हवा की जगह अजीब सी सड़ांध आ रही थी, जैसे किसी सड़े हुए जानवर का मांस पास ही पड़ा हो। दूर से एक अजीब आवाज आई, न इंसान की न जानवर की, एक तरह की लंबी खिंचती हुई चीख। बस के अंदर बैठे यात्रियों ने खिड़कियों से बाहर झांकना बंद कर दिया। कुछ तो भगवान का नाम लेने लगे। मैं बोनट के पास झुका था, तभी दीपक अचानक जम गया। सुरेश! उसकी आवाज कांप रही थी। उधर देख! मैंने देखा। सड़क के दूसरी तरफ बारिश के बीच एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बिखरे बाल और चेहरा पूरी तरह काला, सिर्फ आंखें सफेद। वो हमें घूर रही थी, ना हिल रही थी, ना पलक झपका रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी। पानी की बूंदें सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे हजारों छोटे छोटे हथौड़े ठक ठक कर रहे हों। लेकिन मेरी नजरें उस औरत से हट नहीं रही थीं। वो बस खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। दीपक, ये यहां कैसे? मैंने धीमे से कहा। ये इंसान नहीं लग रही। दीपक की आवाज में डर साफ था। मैंने पल भर के लिए पलक झपकाई और वो गायब, जैसे वहां कोई था ही नहीं। कहां गई? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वो सड़क पूरी तरह खाली थी। बस के यात्री भी खिड़कियों से झांकते हुए कुछ देख नहीं पाए थे। मैं और दीपक वापस बस के अंदर गए। यात्री बेचैन थे। एक बुजुर्ग आदमी बोले, बेटा, ये जगह सही नहीं है, रात यहीं फंस गए तो मुसीबत हो जाएगी। एक महिला ने कहा। मैंने भी देखा, कोई लाल कपड़ों में था, फिर गायब हो गया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो मतलब वो सिर्फ हमें नहीं दिखी थी, किसी और ने भी उसे देखा था। हम फिर से इंजन चेक करने लगे, तभी जंगल के अंदर से आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई बड़ा लकड़ी का डंडा जमीन पर मार रहा हो। ये आवाज पहले धीमी थी, फिर करीब आने लगी। बारिश के शोर के बीच अब वो थक थक साफ सुनाई दे रही थी। दीपक डर के मारे बोला, सुरेश, अंदर चल, दरवाजे बंद कर, ये कुछ ठीक नहीं। हमने जल्दी से बस के दरवाजे बंद किए। यात्री चुपचाप बैठ गए, लेकिन माहौल में डर की गंध फैल चुकी थी। मैंने बस का हेडलाइट ऑन करने की कोशिश की। बिजली एक बार झिलमिलाई और फिर चालू हो गई, और तभी रोशनी में मैंने सड़क पर कुछ देखा। वो एक लंबा आदमी था, इतना लंबा कि उसका सिर पेड़ों की डालियों को छू रहा था। चेहरा नहीं, चेहरा तो था ही नहीं, बस एक काला धुंधला सा धब्बा और बीच में 2 जलते हुए लाल गोले। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरकर जैसे धुएं में बदल रही थीं। दीपक ने मेरी बांह पकड़ ली। ये इंसान नहीं है, इंजन चालू कर। मैंने चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज की,
लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर से कोशिश की, कुछ नहीं। वो लंबा साया अब करीब और करीब। बस के पीछे बैठी एक बच्ची अचानक रोने लगी। उसकी मां ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्ची चीख पड़ी, मम्मी, वो अंकल खिड़की में झांक रहे हैं। हम सब ने पीछे देखा। खिड़की के शीशे पर दो लाल जलती आंखें चिपकी हुई थीं। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। बारिश का शोर, बिजली की गड़गड़ाहट और खिड़की पर चिपकी दो लाल आंखें, बस यही माहौल था। यात्री एक दूसरे से सटकर बैठ गए थे। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आंखें हिल नहीं रही थीं, बस लगातार अंदर देख रही थीं, जैसे हमें गिन रही हों। दीपक फुसफुसाया, सुरेश, तूने नोटिस किया? इसकी सांस अंदर आ रही है। वाकई शीशे पर भाप का एक धुंधला निशान बनता, फिर मिट जाता, फिर बनता। मतलब वो चीज हमारे बिल्कुल पास थी। अचानक हेडलाइट और बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। बस घुप अंधेरे में डूब गई। बाहर सिर्फ बिजली की चमक से थोड़ी थोड़ी देर के लिए जंगल और सड़क दिख रही थी। एक महिला चीख पड़ी, कुछ खिड़की के पास से गुजरा। मैंने अंधेरे में महसूस किया जैसे कोई लंबी उंगलियां शीशे पर खिसक रही हों। अचानक बस के पीछे का शीशा जोर से टूट गया। बारिश का पानी और ठंडी हवा अंदर घुस आई। लोग चिल्लाने लगे। टूटे हुए शीशे से एक हाथ अंदर आया, लंबा, पतला, बिल्कुल हड्डियों जैसा, और नाखून इतने बड़े कि लोहे को भी चीर दें। उसने पीछे वाली सीट पर बैठे एक आदमी की गर्दन पकड़ ली। आदमी चीख रहा था। बाकी लोग उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाथ इतना ताकतवर था कि आदमी को धीरे धीरे खिड़की की तरफ खींचने लगा। दीपक भागकर पीछे गया और लकड़ी का डंडा उठाकर उस हाथ पर जोर से मारा। कड़ाक, हड्डी जैसी आवाज आई और वो हाथ पीछे हट गया, लेकिन खून नहीं निकला। बस काली धुंध निकली और हवा में घुल गई। टूटी हुई खिड़की से मैंने बाहर झांका। वो लंबा साया अब बस के सामने खड़ा था। बारिश में उसकी परछाई जमीन पर अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे वो उसकी नहीं बल्कि किसी और चीज की हो। और तभी दूर जंगल से कई और परछाइयां बाहर आने लगीं। कुछ पेड़ों से उतर रही थीं, कुछ सड़क पर रेंग रही थीं और कुछ सीधे हमारी तरफ दौड़ रही थीं। दीपक घबराकर बोला, ये तो झुंड में है। मैंने चाबी फिर से घुमाई। एक बार, दो बार, तीसरी बार, और अचानक इंजन गरज उठा। हेडलाइट जल गईं और बस की लाइटें वापस आ गईं। पकड़कर बैठो, मैंने चिल्लाया और बस आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही हमने आगे बढ़ना शुरू किया, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो लंबा साया हमारी बस के पीछे पीछे दौड़ रहा था, और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। हर छलांग में वो करीब 10-10 फीट आगे बढ़ जाता था। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। सड़क कीचड़ से भर गई थी और हेडलाइट की रोशनी में बस उतनी ही दूर देख पाती थी जितनी में मौत छिपी हो। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वो लंबा साया अब बस के पीछे पीछे दौड़ नहीं रहा था। वो साइड में पेड़ों के बीच बस के बराबर बराबर भाग रहा था, जैसे किसी शेर ने शिकार को घेर रखा हो। अचानक ऊपर से थक 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 की आवाज आई। दीपक ने डर से ऊपर देखा। कोई छत पर है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। आवाज धीरे धीरे बस के बीच से आगे की तरफ आने लगी, एक एक कदम भारी और गूंजता हुआ। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। एक बच्चा रोने लगा तो उसकी मां ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसके अपने होंठ भी कांप रहे थे। बाहर बारिश की धुंध में खिड़कियों के पास कई अजीब साए चलने लगे। कभी किसी का चेहरा शीशे से चिपक जाता, कभी कोई लंबी उंगली धीरे धीरे अंदर खिसकने की कोशिश करती, और सबसे डरावना, जब एक यात्री ने देखा कि उसका अपना प्रतिबिंब खिड़की में मुस्कुरा रहा है, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। आगे सड़क के मोड़ पर हेडलाइट की रोशनी में एक पुरानी हवेली दिखाई दी। 4 मंजिला, लेकिन आधी टूटी हुई। दीवारों पर काई जमी, खिड़कियां टूटी और गेट आधा लटका हुआ। उसके ऊपर काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे तूफान वहीं अटका हो। दीपक ने कहा, बस को अंदर ले चल, कम से कम उन चीजों से बचेंगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने बस को हवेली के गेट से अंदर मोड़ दिया। जैसे ही हम हवेली के बड़े आंगन में पहुंचे, इंजन अपने आप बंद हो गया। बारिश की आवाज भी यहां अजीब लगने लगी, जैसे हर बूंद गूंज रही हो। चारों तरफ सिर्फ हवेली की टूटी खिड़कियां थीं,
जो हवा में हिलकर अजीब सी चीख जैसी आवाजें कर रही थीं। यात्री धीरे धीरे बस से उतरने लगे, लेकिन जैसे ही एक आदमी ने हवेली के दरवाजे को छुआ, वो अपने आप कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी निगल लिया जाता था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन उनके चेहरों पर पेंट उखड़ गया था और कुछ के चेहरे पर किसी ने खून जैसा लाल रंग पोत दिया था। सबसे पीछे लंबा सा गलियारा था जो बिल्कुल काले अंधेरे में खत्म होता था, और उस अंधेरे में दो लाल बिंदु हल्के हल्के चमक रहे थे। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये जैसे हड्डियों के आर पार उतर रही हो। दीपक ने फुसफुसाया, ये जगह सांस ले रही है क्या? मैंने ध्यान दिया। वाकई हवेली के अंदर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई जिंदा चीज धीरे धीरे सांस ले रही हो। गलियारे के अंत में जो दो लाल बिंदु थे वो धीरे धीरे आगे आने लगे। हर कदम के साथ अंधेरे से एक लंबी टेढ़ी परछाई निकल रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिखने लगा। चमड़ी जगह जगह से फटी हुई, आंखें पलक के, और मुंह इतना बड़ा जैसे किसी ने कान से कान तक चीरा लगा दिया हो। वो सीधे एक यात्री की तरफ बढ़ा, एक दुबला पतला लड़का, शायद 20-22 साल का। उसने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन में जड़ गए हों। अगले ही पल वो साया उसके बिल्कुल पास पहुंचा, और धप, सिर्फ एक पल के लिए हवेली में सन्नाटा छाया और वो लड़का गायब। एक महिला चीख पड़ी, देखो! हमने दीवार की तरफ देखा। जहां पहले सिर्फ काई जमी थी, अब वहां उस लड़के का चेहरा था। दीवार के अंदर धंसा हुआ, आंखें खुली, होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं, जैसे वो जीवित होते हुए भी दीवार में कैद हो गया हो। यात्रियों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग हवेली के दूसरे कमरों में भागने लगे, कुछ दरवाजे की ओर, लेकिन दरवाजा अब बंद था। और जब मैंने हैंडल घुमाया तो वो लकड़ी का नहीं, ठंडी धातु जैसा लगा, जैसे दरवाजा खुद बदल गया हो। हम करीब 10 लोग एक बड़े से कमरे में घुस गए। दरवाजा बंद कर लिया। अंदर पुराने फर्नीचर, टूटी कुर्सियां और एक विशाल शीशा था। दीपक ने राहत की सांस ली। कम से कम यहां थोड़ी देर तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने देखा, शीशे में हमारा प्रतिबिंब हम जैसा नहीं था। हमारे चेहरे पीले, आंखें काली और होंठ नीले, और सबसे डरावना, शीशे के अंदर वाले हम हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक यात्री जो सबसे पास खड़ा था घबराकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन शीशे का प्रतिबिंब आगे बढ़ा और अपने हाथ को कांच से बाहर निकाल लिया। उस हाथ ने उसका गला पकड़ लिया और इतनी तेजी से खींचा कि वो आदमी चीखते हुए सीधे शीशे के अंदर चला गया। अब वो भी बाकी प्रतिबिंबों के साथ अंदर खड़ा था, मदद की भीख मांगते हुए। शीशे की सतह पर हल्के हल्के लहरें उठ रही थीं, जैसे पानी में हवा की हलचल हो। अंदर फंसे यात्री का चेहरा अब भी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। दीपक ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। सुरेश, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम सब इसी शीशे के अंदर होंगे। हमने दरवाजा खोला और गलियारे में निकल आए, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, हवेली ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। जहां पहले एक लंबा सीधा गलियारा था, अब वहां कई अलग अलग रास्ते बन गए। बाएं दाएं, ऊपर की तरफ सीढ़ियां और नीचे उतरती एक संकरी सीढ़ी। कुछ यात्रियों ने कहा, ऊपर चलो, शायद छत से निकल पाएंगे। बाकी बोले, तहखाने में देखते हैं, शायद कोई पिछला दरवाजा हो। हम बट गए। मैं, दीपक और 3 यात्री नीचे तहखाने की सीढ़ियों की तरफ गए। बाकी लोग ऊपर की ओर चले गए। ऊपर पहुंचे यात्रियों ने एक लंबा हॉल देखा, जिसके बीच में पुराना पियानो रखा था। पियानो अपने आप बजने लगा, पहले धीमा, फिर तेज, फिर अचानक बंद। एक महिला ने कांपते हुए पियानो का ढक्कन उठाया। अंदर चाबियों की जगह छोटे छोटे मानव दांत जड़े थे और हर दांत खून से भीगा था। अचानक हॉल की दीवारों से हाथ निकलने लगे, दर्जनों, सैकड़ों हाथ, जो यात्रियों को पकड़कर अंदर खींचने लगे। उनकी चीखें नीचे तक सुनाई दी। फिर अचानक चुप्पी। हम नीचे उतर रहे थे। जैसे जैसे गहराई बढ़ती, हवा में नमी और सड़ांध घुलती जा रही थी। तहखाने का दरवाजा आधा टूटा था और अंदर घुप अंधेरा।
दीपक ने टॉर्च जलाकर देखा। दीवारों पर पुराने फीके पड़े पोस्टर लगे थे जिन पर नाम लिखे थे, लेकिन डरावनी बात यह थी उन नामों के आगे तारीखें थीं और कई नाम वही थे जो हमारे यात्रियों के थे। जैसे हवेली पहले से जानती थी कि हम आने वाले हैं। तहखाने के बीच में एक बड़ा लोहे का पिंजरा था। उसके अंदर एक अजीब जीव बैठा था, इंसानी कंकाल जैसा, लेकिन धड़कता हुआ, जैसे उसमें अब भी जान हो। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसके मुंह में दर्जनों नुकीले दांत थे और वो बार बार अपना सिर लोहे की सलाखों से टकरा रहा था। दीपक ने डरते हुए पूछा, ये बंद क्यों है? जवाब खुद ही मिल गया। पिंजरे का ताला धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। लोहे का ताला धीरे धीरे छिर्र छिर्र की आवाज के साथ खुला। हम चारों ठिठक गए। दीपक फुसफुसाया, सुरेश, अगर ये बाहर आया तो हम खत्म हैं। लेकिन ताला खुलते ही पिंजरे का दरवाजा अपने आप छर्र करके खुला और वो जीव बाहर निकला। वो करीब 8 फीट लंबा था, लेकिन हड्डियां मुड़ी तुड़ी, जगह जगह से हड्डी की नोक बाहर निकली हुई। त्वचा का रंग स्याह नीला, जैसे सदियों से सड़ी हो। सबसे डरावना उसका मुंह था, पूरा खुला और अंदर 2 कतारों में नुकीले दांत जो चुपचाप एक दूसरे पर रगड़ खा रहे थे, जैसे चाकू की धार तेज की जा रही हो। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी चाल बहुत तेज। वो सीधे तहखाने के कोने में रखे एक पुराने लोहे के बक्से की तरफ गया और उसे खोला। अंदर से दर्जनों कांच की छोटी शीशियां निकलीं, जिनमें धुंधली तैरती हुई आकृतियां थीं, इंसानों के चेहरे जो किसी अदृश्य पानी में कैद थे। दीपक ने कांपते हुए कहा, ये हवेली में आने वालों की आत्माएं हैं। वो जीव उन शीशियों को सूंघ रहा था, जैसे उनकी गंध से पहचान रहा हो कि कौन ताजा है। फिर उसकी नजर हम पर पड़ी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी हम महसूस कर सकते थे कि वो हमें घूर रहा है। उसके मुंह से एक लंबी ठंडी फूंक निकली और तहखाने के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने सबसे पहले हमारे साथ आए एक आदमी को पकड़ लिया। उसकी गर्दन पर मुंह रखकर लंबी सांस खींची और आदमी की आंखें कुछ ही सेकंड में धुंधली हो गईं। उसका शरीर गिरा, लेकिन उसकी आत्मा धुएं की तरह निकलकर एक शीशी में कैद हो गई। दीपक और मैं सीढ़ियों की तरफ भागे। वो जीव पीछे पीछे दीवारों और छत से चिपक कर आगे बढ़ रहा था, जैसे इंसान नहीं, कोई मकड़ी हो। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही हमें एक अजीब चीज दिखी। हवेली का एक हिस्सा बिल्कुल अलग था, जैसे दीवार के पीछे एक और मंजिल छिपी हो। वहां एक घुमावदार लंबी सीढ़ी थी जो ऊपर अंधेरे में जाती थी। हर कदम पर पुराने पत्थर के नीचे से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई हमें चढ़ने से रोकना चाह रहा हो। लेकिन पीछे वो राक्षस अब सिर्फ 3 कदम दूर था। हमने सोचे बिना सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं। हर कदम पर फर्श से आती फुसफुसाहट तेज हो रही थी। मुड़ जाओ, यहां तुम्हारा अंत है, वापस लौटो। लेकिन पीछे राक्षस के पंजों की खर्र खर्र आवाज हमें रुकने नहीं दे रही थी। बारिश का शोर अब गायब हो चुका था। यहां सिर्फ हमारी सांसें और उन आवाजों की गूंज थी। सीढ़ियों का आखिरी मोड़ आया और अचानक दीपक गायब हो गया। मैं अकेला रह गया। मेरे सामने अब सीढ़ी नहीं थी, बल्कि मैं उस रात के बस स्टैंड पर खड़ा था जब मैंने अपने छोटे भाई को अपने साथ न ले जाने का फैसला किया था और अगले दिन उसकी लाश नहर में मिली थी। उस रात का हर पल, हर चीख मेरे सामने जिंदा था। मेरे पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची। तभी पीछे से वो फुसफुसाहट बदली, अगर बचना है तो इस याद को यहीं छोड़ दो। दूर से मैंने दीपक की आवाज सुनी। वो अपने डर में था। शायद वो उस हादसे में था जब एक बच्चा बस के नीचे आ गया था और वो कंडक्टर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया था। वो चीख रहा था, ये सच नहीं है, ये सपना है। लेकिन मुझे पता था, हवेली का श्राप हमें हमारी सबसे गहरी चोट में खींच रहा है। मेरे सामने एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। फुसफुसाहट बोली, इसे खोलो और श्राप खत्म होगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। मैंने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक काली लोहे की चाबी थी जो हल्की हल्की चमक रही थी। उसी पल हवेली हिलने लगी, जैसे कोई विशाल जानवर करवट ले रहा हो। नीचे से पंजों की तेज खरोंच की आवाज आई
वो राक्षस अब सीढ़ियों पर था और इतनी तेजी से आ रहा था कि उसके हर छलांग में पत्थर टूट रहे थे। दीपक फिर से मेरे पास आ गया। शायद उसने भी अपना डर तोड़ दिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और ऊपर की ओर दौड़े। सीढ़ी का अंत अब नजदीक था, लेकिन सवाल यह था, ये चाबी दरवाजा खोलेगी या हमें हवेली के अंदर हमेशा के लिए बंद कर देगी। सीढ़ियों का आखिरी मोड़ आया और हमारे सामने एक विशाल दरवाजा खड़ा था। लकड़ी का नहीं, काले पत्थर का बना, जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी थीं। वो आकृतियां हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे जिंदा हों। दरवाजे के बीच में एक गोल छेद था, जिसमें चाबी पूरी तरह फिट हो सकती थी। दीपक हांफते हुए बोला, यही है हवेली का दिल। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, कभी किसी औरत की सिसकियां, कभी बच्चों की चीख और कभी दर्जनों लोगों का एक साथ बुदबुदाना, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। पीछे से अब पंजों की खुरच खुरच की आवाज बहुत पास थी। राक्षस बस 10 सीढ़ियां दूर था। मैंने कांपते हाथों से चाबी छेद में डाली। जैसे ही चाबी घूमी, दरवाजे की आकृतियां दर्द से तड़पने लगीं और एक गहरी भारी आवाज गूंजी, जो इसे खोलेगा उसे अपनी आत्मा का हिस्सा छोड़ना होगा। दीपक ने मेरी तरफ देखा। अगर तू करेगा तो तेरी जान बच सकती है, लेकिन तू नहीं रहेगा। मैंने बिना सोचे कहा, अगर ये नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक विशाल गोल कमरा था। बीच में एक पत्थर का मंच, जिस पर एक धड़कता हुआ दिल रखा था। इंसानी नहीं, बल्कि पूरी हवेली जितना बड़ा, और हर धड़कन पर दीवारें हिल रही थीं। दिल से काली धुंध निकलकर दीवारों में, फर्श में और छत में फैल रही थी। अचानक पीछे से राक्षस अंदर घुस आया। उसकी आंखों की जगह अब आग जल रही थी। वो सीधे मेरी तरफ झपटा, लेकिन मैंने चाबी दिल के ऊपर बने लोहे के घेरे में घुमा दी। एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंजी, न राक्षस की, न इंसान की, बल्कि पूरी हवेली की। दीवारों से खून बहने लगा और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कान फटने लगे। हवेली की आवाज फिर गूंजी, अपना सबसे प्यारा हिस्सा दे, वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। मुझे समझ आ गया, मुझे अपनी आत्मा का वो टुकड़ा देना होगा जिसमें मेरे भाई की याद है। अगर मैंने वो दिया तो मैं कभी उसे याद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाकी सब बच जाएंगे। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हां कर दी। दिल पर एक गहरा कट पड़ा और उसे काले धुएं की जगह सफेद रोशनी फूटने लगी। राक्षस ने दर्द से चीख मारकर अपने सिर को पकड़ा और धीरे धीरे धूल में बदल गया। हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगीं और बाहर तूफान थम गया।